नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्री वीडियो चैनल पर। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाते हैं, नॉलेज लाते हैं, तो उसको शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। आज हम लाए हैं आपके लिए राज्य क्या है, इसके आवश्यक तत्व और इसकी विशेषता। आज हम स्टेट के बारे में बात करेंगे। राज्य क्या है, पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर है। तो आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए दोस्तों, राज्य जो शब्द है वो अंग्रेजी के शब्द स्टेट से बना है, और जो स्टेट है वो इटालियन भाषा के शब्द स्टेटों से बना है। तो इस प्रकार राज्य एक निश्चित क्षेत्र में बसे लोगों के समूह से होता है, जिसकी एक सरकार होती है और जो किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं होता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भौतिक और नैतिक दोनों प्रकार की है, मनुष्य को राज्य की निरंतर आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो राज्य जो शब्द है वो अंग्रेजी के स्टेट शब्द से मिलकर बना है, और जो स्टेट शब्द है वो इटालियन भाषा के स्टेटो शब्द से मिलकर बना है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। अब हम बात करते हैं राज्य के कुछ आवश्यक तत्वों के बारे में, यानी कि राज्य किन तत्वों से मिलकर बना है या किस चीज़ को हम राज्य बोल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, राज्य के लिए कुछ आवश्यक चीज़ों का होना ज़रूरी है, और 4 प्रमुख चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहला चीज़ है भूभाग। किसी भी राज्य के लिए, राज्य होने के लिए भूभाग होना बहुत ही ज़रूरी है। ये राज्य के अस्तित्व के लिए भूभाग का होना अनिवार्य है, क्योंकि यही उसके कार्यक्षेत्र का सीमा निर्धारण करता है। राज्य के क्षेत्र के केवल स्थल भूमि ही नहीं, वरन राज्य का समस्त जलमंडल और वायुमंडल भी विद्यमान होता है। इसके अतिरिक्त राज्य की सीमा पर विद्यमान समुद्र का 12 मील का क्षेत्र भी राज्य के क्षेत्र में शामिल होता है। इसे प्रादेशिक समुद्र भी कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि एक निश्चित भूभाग होना चाहिए राज्य के लिए, जिसमें लोग रह सकते हैं, राज्य के लोग, है ना। दूसरा जो है इसके आवश्यक तत्व जनसंख्या है। देखिए दोस्तों, राज्य एक मानव समुदाय है, अतः जनसंख्या के अभाव में इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। हम किसी भी राज्य को देखते हैं तो वहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है। तो जनसंख्या एक आवश्यक तत्व है राज्य का। और राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, इस पर विद्वानों में मतभेद हैं। अरस्तु का मत है कि राज्य की जनसंख्या ना तो बहुत अधिक होनी चाहिए, ना ही बहुत कम होनी चाहिए। उसका मानना है कि राज्य की जनसंख्या उतनी होनी चाहिए जिसके भरण पोषण की समस्या में पैदा उत्पन्न ना हो, परंतु राज्य की जनसंख्या इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए जिससे कि राज्य की सुरक्षा में समस्या पैदा हो जाए। देखिए दोस्तों, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संख्याएं निर्धारित की हैं। जिस प्रकार रूसों ने कहा है कि एक आदर्श राज्य की संख्या 10,000 निर्धारित की गई है, उसी प्रकार तमाम जो लोग हैं, विद्वान हैं, उन्होंने तरह तरह की अपनी धारणाएं प्रस्तुत की हैं। और अगला जो इसका आवश्यक तत्व है वो सरकार है। सरकार राज्य की प्राण तत्व है, क्योंकि सरकार के माध्यम से ही राज्य की इच्छा को मूर्त रूप से प्राप्त होता है। गार्नर के अनुसार सरकार राज्य का वह साधन है जिसके द्वारा राज्य के उद्देश्य अर्थात सामान्य नीतियों तथा सामान्य हितों की पूर्ति होती है। देखिए दोस्तों, सरकार राज्य का संगठनात्मक तत्व है, और संगठित जीवन की स्थापना के लिए ऐसी इकाई की आवश्यकता अनिवार्य होती है जो नियमों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करे, उनका पालन सुनिश्चित करे और इनका पालन न करने वालों को दंडित करे। तो ये कार्य राज्य का है। और राज्य के जो सरकार हैं उसके 3 प्रमुख अंग बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका नियमों का निर्माण करती है, कार्यपालिका विधियों का क्रियान्वयन करती है, और न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है, यानी कि विधि से उल्लंघन संबंधित मामलों का देखरेख करती है, उनका निपटारा करती है। अब अगला है दोस्तों आवश्यक तत्व संप्रभुता, जो कि अंतिम है, लास्ट है। संप्रभुता क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है। यदि तीनों चीज़ हो और ये ना हो तो राज्य राज्य नहीं होगा, एक तरह का अराजक होगा। क्योंकि संप्रभुता उस चीज़ को बोलेंगे जिसमें राज्य अपने खुद के निर्णय खुद ले सकता है, किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहे। जैसे कि प्रत्येक राज्य आज संप्रभु है, यानी कि वह
निर्भर है अपने फैसले लेने के लिए, तो संप्रभु का मतलब होता है कि अपने बाहरी और आंतरिक फैसले खुद राज्य ले। तो इसे ही संप्रभु कहा जाता है साधारण भाषा में। जो राज्य अपने निर्णय खुद लेता है उसे संप्रभु कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने समझा है कि राज्य के आवश्यक तत्व 4 हैं, है ना दोस्तों। भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ये 4 हैं। अब अगली हम जो डिस्कस करेंगे वह है राज्य की कुछ विशेषताएं। राज्य की क्या क्या विशेषताएं हैं उस बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, राज्य की प्रमुख विशेषताएं जिसमें पहली है राज्य एक संप्रभु इकाई है। देखिए, राज्य एक संप्रभु इकाई है जिसे राजनीति विज्ञान की शब्दावली में संप्रभु कहते हैं। संप्रभु होने के कारण हमने अभी बताया है कि जो विधि निर्माण का उसको अधिकार है, क्योंकि कानून संप्रभु की आज्ञा है, यानी कि राज्य अपने आंतरिक और बाहरी मामले खुद डिसाइड करता है, उसे हम संप्रभु कहते हैं। वह किसी दूसरे देश के अधीन नहीं होता है, ना किसी दबाव में होता है, वह अपने निर्णय खुद लेता है, उसे हम संप्रभु कहते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, राज्य एक लोक कल्याणकारी इकाई है। देखिए, राज्य का अंतिम उद्देश्य मानव का कल्याण करना है। इसके लिए राज्य द्वारा विधि और व्यवस्था निर्माण से लेकर मनुष्य के कल्याण के निर्मित आवश्यक सभी कार्य किए जाते हैं। तीसरा है दोस्तों, राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, यानी कि राज्य जो बना है वो लोगों से मिलकर बना है, लोगों ने राज्य का निर्माण किया है ना। तो इस प्रकार निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य का निर्माण हुआ है, क्योंकि राज्य मानव निर्मित संस्था है। ये आवश्यक है कि सुरक्षा, अधिकार और सामाजिक हित के संरक्षण किए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि राज्य के द्वारा उन उद्देश्यों की पूर्ति ना हो सके जिसके लिए इसकी स्थापना की गई हो, तो व्यक्तियों को ये अधिकार है कि वे राज्य की आज्ञा पालन करने से इनकार कर दे। अगला पॉइंट है दोस्तों, राज्य एक अमूर्त इकाई है। देखिए दोस्तों, अमूर्त का मतलब होता है कि जिसे हम पूरी देख ना सके, जो मूर्त रूप से ना हो, जो एक अदृश्य हो। तो राज्य को हम देख नहीं सकते हैं, ना इसे छू सकते हैं, बस इसका अनुभव किया जा सकता है ना दोस्तों, कि हम एक राज्य में हैं। राज्य एक अमूर्त इकाई है, अर्थात इसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। ये अपने में एक अवधारणा मात्र है। इसका अपना एक व्यक्तित्व है, इसकी अपनी एक इच्छा है। इसका व्यक्तित्व और इसकी इच्छा सरकार के माध्यम से पूरी होती है। अगला है दोस्तों पॉइंट, राज्य के पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार है। एकमात्र राज्य की वह संस्था है। देखिए दोस्तों, राज्य एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे किसी को भी दंडित करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसा कारण है कि क्योंकि अपने द्वारा निर्मित विधियों का पालन सुनिश्चित करना और विधियों का पालन न करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने का अधिकार राज्य को है। तो आप देखते हो कि यदि आप हेलमेट नहीं लगाते हो तो राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिया जाता है कि उनसे जुर्माना लिया जाए। तो ये सब राज्य द्वारा लिया जाता है। यदि आप ऐसा कार्य करते हो जो कानून की दृष्टि से अनुचित है ना, जो कानून के अंतर्गत नहीं है, तो राज्य आपको दंडित करेगा। तो ये अधिकार राज्य सरकार को है। और अगला जो उसका पॉइंट है वह है राज्य एक नैतिक संस्था है। देखिए दोस्तों, राज्य एक नैतिक संस्था है। इसका अंतिम उद्देश्य व्यक्ति को सद्गुणी या अच्छा और नैतिक जीवन उपलब्ध कराना है। राज्य द्वारा अधिकारों के रूप में उन परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है जिनका प्रयोग करके व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का अधिकतम विकास कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। उम्मीद है आप मेरी मेहनत को यूँ वेस्ट नहीं करो।